नमस्कार दोस्तों। आज हमने हिस्ट्री में गुप्तोत्तर काल चैप्टर नंबर 10 है। आप आज आपका आज इस चैप्टर से आप सीखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से राजा हुए थे और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। इस इसकी संस्कृति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति यहाँ की कैसी थी, कौन कौन से राजा हुए थे आपके, यही सब आज चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी के मध्य तक लगभग गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। इसके पश्चात सामंत सामंत एक मिनट दोस्तों। हम्म सामंत नामक एक नई प्रवृत्ति के साथ विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का उदय हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, लेकिन संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा नहीं जा सका। राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तुर्क शासक शासन की स्थापना जारी रही। गुप्त काल के पतन के पश्चात जिन नए वंशों का उदय हुआ उनका विवरण इस प्रकार है। पहला वंश था मैत्रक वंश। इसके स्थान जो था बल्लभी था। इसका प्रमुख शासक यहाँ के शासक कौन कौन से थे? तो भट्टारक और धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम और धरनपट्ट, गुहसेन और शिलादित्य प्रथम आदि यहाँ के शासक रहे थे। उपलब्धि की अगर बात करें, गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। मुखिर मुखिर वंश आपका कन्नौज पे था। यहाँ पे हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा यहाँ के प्रमुख शासक थे। यहाँ की उपलब्धि क्या रही थी? उन्होंने हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत को इसके आक्रमण से बचाया था। मुखिर वंश ने पुष्यभूति थानेश्वर यहाँ के पुष्यभूति वंश जो था थानेश्वर से संबंधित था। और ये पुष्यभूति यहाँ के शासक जो रहे थे पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। यहाँ की उपलब्धि थी विशाल राज्य स्थापित किया था। परवर्ती गुप्त यहाँ पे ये मगध परवर्ती गुप्त की अगर बात करें, ये मगध से संबंधित था। और यहाँ के शासक जो रहे थे महासेन गुप्त और देवगुप्त आदित्य सेन। मुखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही थी। अगला वंश रहा था आपका चंद्रवंश। इसमें गौड़ भी कहते हैं। यह बंगाल से संबंधित था। यहाँ के शासक थे शशांक। थानेश्वर और कन्नौज से शासकों से इसकी शत्रुता रही। नोट: ईशान बर्मन, हरड़ा, पाषाण अभिलेख, विजित गुप्त थर्ड, देव वर्णार्क अभिलेख, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से प्राप्त होता है। थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यह राजवंश वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश का वैश्य जाति से संबंध माना जाता है। ये गुप्तों के सामंत थे, किंतु हूणों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस वंश में नरवर्धन और आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए थे। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मुखिर वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। गौड़ शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना।
हर्षवर्धन हैंसांग जो था, हैंसांग का विवरण देख लीजिए, ये चीन का रहने वाला था हैंसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। मतलब 41 साल ये भारत में रहा था। हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विद्यालयों में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सियुकी के नाम से लिखा। हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शक्ति मुनि कहा गया। पूछा जाता है हैंसांग की जो प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, तो सियुकी। और फिर हैंसांग ने आपके प्रभाकर जो हर्षवर्धन था, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, और इन्होंने इसको यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आपके हर्षवर्धन को कहा। हैंसांग को हैंसांग जो है सियुकी में कहा है कि हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पूछा जाएगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हैंसांग को। ये चीन का रहने वाला था। वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। हैंसांग के अनुसार भारतीय साम्राज्य 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण सर्वोच्च थे और शूद्रों को किसान कहा गया था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक रहे थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 41 वर्ष का था। हर्षवर्धन की राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। मतलब हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, राज्यवर्धन के बैठे। हैंसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हैंसांग जो है चीन का रहने वाला था, ये शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है किसे, हर्षवर्धन को। हैंसांग हर्ष को शिलादित्य, ठीक है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधियों परम भट्टारक और महाराजाधिराज और सकलोत रापथेश्वर और चक्रवर्ती सार्वभौम परमेश्वर और परम महेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। गुप्त के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। हर्षवर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभागों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। हर्ष ने राज्य विस्तार कहाँ किया था? हर्ष ने शशांक गौड़ शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। हैंसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन स्वीकार किया। ये 5 राज्य आपके पंजाब, कन्नौज, गौड़ अर्थात या बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा है। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और ऐहोल प्रशस्त में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बौद्ध का दांत कन्नौज के निकट
संघाराम में स्थापित किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल चोल और कांची की विजय की। हर्ष के साम्राज्य में प्राय संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और विंध्यन पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सौराष्ट्र काठियावाड़ तक विस्तृत था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया। क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई और कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। हर्षकालीन प्रशासन। हर्ष के शासनकाल और समाज की जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र और चीनी यात्री हैंसांग के संस्मरण द्वारा मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित और पूर्व में पर्वतों तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम विषय भुक्त राष्ट्र में विभक्त था और भक्त का तात्पर्य प्रांत से था और विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। हैंसांग हर्ष की सेना का चतुरंगड़ी कहता है, जिसमें पैदल घुड़सवार रथ और हाथी की टुकड़ियां थीं और सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रियों को सचिव और आमत्य कहा जाता था। भिंड हर्षवर्धन का प्रथम सचिव और अवंती विदेश सचिव था, जिसकी संज्ञा महासंधि विग्रहक थी और सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था और कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। स्थानीय स्वतः वायसराय या गवर्नर होता था। राज्य व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। हैंसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से मिलती थी और भौगोलिक कर वसूलने वाला पुस्तपाल और जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था और उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हर्ष और बौद्ध धर्म। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री हैंसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया तथा वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो आपको बताना होगा बौद्ध धर्म अपनाया था। हर्ष के समय में नालंदा मतलब अर्थात आपका बिहार में है ना, नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था।
हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था और कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। पूछा जाता है कि कुंभ मेला प्रयागराज में जो लगता है, इसे किसने प्रारंभ किया था? तो हर्षवर्धन ने। हर्षकालीन साहित्य की अगर बात करें, हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान, उनकी रचनाएं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखी है। मयूर और सूर्य शतक और हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक, प्रिय दर्शिका, रत्नावली और नागानंद की स्वयं रचना की। हालांकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्त कहा जाता था। पूछा जाता है, हर्ष ने प्रशासन की दृष्टि से अपने प्रांत को कई भागों में बांट दिया था। उन प्रांत को क्या कहा जाता था? तो भुक्त कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? ग्राम। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था। उत्तर भारत में, क्योंकि हर्ष ने उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राज्यों में हर्ष का शासन था। दक्षिण में नर्मदा तक, है ना। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ये हेडिंग है अपनी। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। पूछा जाता है कौन कौन सी शक्तियां थी? पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट ने संघर्ष किया था कन्नौज को हासिल करने के लिए। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। प्रत्याहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सम्मिलित हुए। पूछे जाते हैं कौन कौन से शासक इसमें सम्मिलित हुए थे? ये पाल वंश के शासक धर्मपाल शामिल हुए थे, वत्स हुए थे और राष्ट्रकूट के ध्रुव सम्मिलित हुए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रत्याहार शासकों का अधिकार हो गया था। कौन से प्रत्याहार शासक कौन थे? वत्सराज। अंतिम रूप से किसका शासन हो गया था? प्रत्याहार शासकों का, मतलब वत्सराज का। बंगाल का पाल वंश 3 शासक थे ना। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कौन कौन से? पाल, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट, है ना। उसमें से पाल वंश है ये। हैंसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में 4 राज्य थे, पुंड्रवर्धन और कर्णसुवर्ण और समतट और ताम्रलिप्त, ये 4 यहाँ के प्रमुख राज्य थे। पाल शासकों ने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार और कन्नौज तक था। उनका शासन खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। प्रमुख शासक देख लीजिए।
गोपाल 750 से 770 तक, मतलब 20 वर्ष तक रहा था गोपाल। 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी। बताया जाता है कि बंगाल में फैली अशांति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। उसने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। अगला वंश था धर्मपाल। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में विभाजित कर दिया। धर्मपाल कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा। उसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल ने चक्रायुध को गद्दी पर बैठाने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि सोढ़ल ने उसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा जाता है। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार तथा सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है की स्थापना की। पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जो विश्वविद्यालय बना हुआ है वो किसने बनवाया था, तो धर्मपाल ने। अब फिर आए थे देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक, 40 वर्ष तक इनका शासन रहा था देवपाल का। धर्मपाल के बाद धर्मपाल का पुत्र गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया तथा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। पूछा जाता है कि सुलेमान किसके शासनकाल में आया, तो देवपाल के। सुलेमान ने देवपाल को प्रत्याहार राष्ट्रकूट शासक से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल के पश्चात कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक ही सीमित रहा और देवपाल के बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय शासक हुए। पाल शासक महीपाल प्रथम के समय पालों की शक्ति पुनर्व्यवस्थित हुई। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त को उसने संरक्षण दिया। नोट: शैलेश शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासकों से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार के खर्च के लिए 5 गांवों की आमदनी देने का अनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। महीपाल प्रथम 978 से 1038 ईस्वी। महीपाल को पाल वंश का दूसरा शासक माना जाता है। उसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक को पराजित किया। उसने बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। रामपाल 1075 से 1120 तक रहा था। रामपाल 55 साल रहा था। 45 साल। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल को माना जाता है। उसके शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित
पुस्तक में मिलता है? पूछा जाता है रामचरित पुस्तक किसकी लिखी हुई है? संध्याकर नंदी की। एक रामचरित आपकी किसके द्वारा लिखी? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। रामपाल के बाद कुमारपाल, और अब मान लीजिए रामचरित अगर पुस्तक दे रखी हो किसी में और वाल्मीकि जी का नाम ना हो तो आप वहां पे किस ऑप्शन पे की तरफ जाएंगे? संध्याकर नंदी की। और पाल वंश से संबंधित अगर पूछा गया हो तो रामपाल के बाद कुमारपाल और गोपाल तृतीय और मदनपाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। रामपाल के निधन के बाद गहड़ वालों ने बिहार में शाहाबाद और गया तक राज्य विस्तार किया था। संभवतः 1120 ईस्वी तक शासन करता रहा। पालकालीन संस्कृति कैसी थी आपकी? पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस काल में संतरक्षित कमलशील और दीपंकर नामक विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की। पाल कलाकारों को कांस्य मूर्ति बनाने में महारत हासिल थी। बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों के प्रभावों से पाल शासक मूर्तिकला का विकास हुआ। इस कला के प्रमुख केंद्र नालंदा और बोधगया और कुर्किहार थे। संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला लिपि और भाषा जन भाषा की प्रगति पालों के अधीन थी और हिंदू काव्य दाएं भाग के जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासकों का संरक्षक प्राप्त था। बंगाल का सैन वंश, बंगाल में सैन वंश हुआ था आपका। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासक की बागडोर सैन वंश के हाथों में आ गई। सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने राढ़ नामक स्थान पर की। प्रमुख शासक यहाँ के बंगाल के सैन वंश के प्रमुख शासक देख लीजिए। विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी। विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। वह सेन वंश का प्रथम महान शासक था और देवपाड़ा प्रशस्त कवि धोई द्वारा रचित में विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने 90 न्याय एवं वीर नेपाल और मिथिला को पराजित किया। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक 2 राजधानियों की स्थापना की। उसकी उपाधियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष नामक कवि ने अपने प्रशासन में विजय प्रशस्त काव्य की रचना की। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। उसकी पुष्टि उसकी अरे राज वृषभ शंकर की उपाधि से स्पष्ट होती है। उसकी अन्य उपाधियां परमेश्वर और परम भट्टारक और महाराजाधिराज थी। अगला वंश रहा था आपका बल्लाल सेन। ये 1158 से 1178 ईस्वी तक रहा था। बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था और लघु भारत एवं बल्लाल चरित्र ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है कि बल्लाल का अधिकार मिथिला और उत्तरी बिहार पर था। इसके अतिरिक्त राधा, वीरेंद्र, बागड़ी और बंगाल बल्लाल सेन के अन्य 4 प्रांत थे। बल्लाल सेन स्वयं विद्वान और विद्वानों के संरक्षक था। उसने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी तथा एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया था किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। उसे बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर, परम महेश्वर और निशांक शंकर और परम भट्टारक महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। उसने उस
उसने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। गौड़ेश्वर और निशंकर निशंक शंकर की उपाधि से उसके सैमता व लंबी लंबी होने का आभास होता है। फिर अगला वंश आया था लक्ष्मण सेन। 1179 से 1205 ईस्वी तक रहा था ये वंश। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन लगभग 1179 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसका शासन संपूर्ण बंगाल पर था। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक राजधानी लक्ष्मणवती लखनौती की स्थापना की। पूछा जाता है लखनौती की स्थापना किसने की, तो बल्लाल सेन ने। कहाँ पे की, पश्चिम बंगाल में, है ना। लक्ष्मण सेन ने गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया। इस घटना का वर्णन मिनहाज ने तबकात ए नासरी में किया है। लक्ष्मण सेन स्वयं एक विद्वान था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया और श्रीधर उसका दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध आदि निवास करते थे। हलायुद्ध उनका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखों में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। कश्मीर के राजवंश, अगली हेडिंग है हमारी कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में कल्हड़ की राजतरंगड़ी से जानकारी मिलती है कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश इस प्रकार हैं। कारकोट वंश और उत्पल वंश और लाहौर वंश, 3 वंशों ने कश्मीर पर शासन किया था। राजतरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई रचना है। ऐतिहासिक रचना में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी अपना विशेष महत्व है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। कल्याण की राजतरंगड़ी की कुल 8 तरंग और लगभग 80 ये यहाँ पे छुप गया दोस्तों। श्लोक पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर छठे तरंग में कारकोट उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। 7वें एवं 8वें तरंग लोहार वंश का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्हड़ ने इसमें पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण दोषों वर्णन किया है। यही कारण है कि अधिकांश इतिहास लेखकों के इसके साक्ष्यों के आधार पर लेखन कार्य किया है। कारकोट वंश आपका 7वीं शताब्दी ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी और हेनसांग युवान चांग इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया था। दुर्लभ वर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभक 632 से 682 ईस्वी अलगा शासन हुआ और दुर्लभक के बाद चंद्रापीड राजा हुआ जो एक न्यायप्रिय शासक था। तत्पश्चात
पारापीड़ शासक हुआ। कल्हड़ ने उसे क्रूर और निहत्था बताया है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा आपका ललितादित्य और मुक्तापीड़ था। उसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर कश्मीर की स्थापत्य तथा लक्षण कला का सुंदर उदाहरण है। मुक्तापीड़ की सबसे उल्लेखनीय सफलता कन्नौज नरेश यशोदा को पराजित करना था। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयपीड़ था और 810 ईस्वी में उसे मृत्यु के साथ ही कारकोट वंश का शासन की समाप्ति हो गई। अगला फिर वंश आया था आपके कश्मीर में उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ और कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंत वर्मन 855 से 883 ईस्वी ने की। उसने अवंत वर्मन नामक नगर की भी स्थापना की। इसके अभियान सुय से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई और 1003 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना, जिसने कश्मीर को लोहार वंश की नींव रखी। अगला वंश आया था आपका लोहार वंश। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक संग्राम राजा 1003 से 1028 ईस्वी तक था। संग्राम राजा के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करती थी। लाहौर वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रय कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उत्पल और सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष और उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। कल्हड़ राजतरंगड़ी का लेखक तथा हर्ष के आश्रय कवि था। उसने राजतरंगड़ी की रचना लाहौर वंश के अंतिम शासक विजय सिंह के समय में की थी। लाहौर वंश का अंतिम शासक आपका जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी तक। उसने अपने प्रशासन काल में यवनों को परास्त किया और कल्हड़ी राजतरंगड़ी का विवरण जय सिंह के शासनकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया और कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैन उल आबिदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। राजपूत वंश अगली हेडिंग है हमारी राजपूत वंश। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी के पश्चात अधिकांश राजवंश राजपूत थे। इसलिए आधुनिक ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। कब से कब तक? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे भारत में रहने वाली एक प्रजाति मानते हैं, तो कुछ अन्य इन्हें विदेशियों की संतान। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर विशिष्ट के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। या यह सिद्धांत चंद्रबरदाई
कि पृथ्वीराज रासो द्वारा प्रासों पर आधारित इस काल के राजपूत वंशों में गुर्जर, प्रत्याहार और चालुक्य, चौहान और परमार और गहड़वाल आदि प्रमुख थे। गुर्जर प्रत्याहार वंश गुर्जर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रत्याहारों के अभिलेखों में इसे श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। इस वंश का संस्थापक हरीश चंद्र था, परंतु प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। प्रत्याहार का राज्य उत्तर भारत के शासक क्षेत्र में फैला हुआ था। यह गंगा, यमुना, दोआब, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कौन सा वंश? प्रत्याहार, गुर्जर प्रत्याहार वंश। प्रमुख शासक यहाँ पे गुर्जर प्रत्याहार के वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे थे आपके? पहला था नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक। नागभट्ट ने अरबों से लोहा लिया, लोहा लेने का मतलब है उनसे लड़ाई ली और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और ग्वालियर प्रशस्त में उसे मलेच्छो अरबों का शासक बताया गया है। किसको? नागभट्ट प्रथम को। मत्स्य राज आपका 775 से 800 ईस्वी तक 25 वर्ष तक इसने शासन किया था। मत्स्य राज एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रत्याहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया और पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ था? आपके कन्नौज में हुआ था ना। मत्स्य राज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रत्याहार साम्राज्य की राजधानी बनाया और बाद में प्रत्याहार वंशी जीता था कन्नौज में। मेहर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। मेहर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरण से भी हमें इसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। किसके? मेहर भोज प्रथम के। मेहर भोज को अपने समय के दो प्रबल शक्तियां पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा। उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। किसने? आपके मेहर भोज ने। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधि धारण की। मेहर भोज की उपाधियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्त अभिलेख में की गई है। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक। मेहर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने शासन किया। उसने राष्ट्रकूट शासन इंद्र तृतीय को पराजित किया, किंतु उसे कश्मीरी शासक से युद्ध में पराजित होना पड़ा। महेंद्रपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर बिना निवास करते थे। उसे उसके राजगुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा और विद्वशाला भांजिका और बाल रामायण और भवन कोश और हरविलास जैसी प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। किसने? महेंद्रपाल प्रथम ने। महेंद्रपाल प्रथम 912 से 944 तक रहा था। महेंद्रपाल एक कुशल प्रतापी शासक था। उसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 गुजरात आया और अल मसूदी गुर्जर प्रत्याहार को अल गुर्जर और राजा को बोरा कहकर पुकारता था, जो संभवतः आदिवराह का अशुद्ध उच्चारण है।
महिपाल का शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल रहा और राजशेखर इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहता है। महत्वपूर्ण राजपूत राज्य और राजवंश। अजमेर में आपके चौहान वंश था। दिल्ली में तोमर, आपके जेजाक भुक्ति, आपके बुंदेलखंड चंदेल थे और त्रिपुरी में कलचुर और कन्नौज में गहड़वाल और गुजरात में चालुक्य सोलंकी और मालवा परमार। राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। महेंद्रपाल के बाद महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल द्वितीय और महिपाल द्वितीय तथा राज्यपाल जैसे कमजोर शासक हुए। अतः उसके समय में प्रत्याहार साम्राज्य की टूटने की गति और भी तेज हो गई। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रत्याहार राजा को पराजित किया और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को पराजित किया। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोकन पाल भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था और गुहड़ वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रत्याहार वंश का अंत कर दिया। कन्नौज का गहड़वाल वंश। गहड़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है और चंद्रदेव ने कन्नौज पर गहड़वाल वंश की स्थापना की। दिल्ली के तोमर ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रमुख शासक यहाँ पे गोविंद चंद्र 1114 से 1155 तक,